जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आज इस हिंदी दिवस के महापर्व पर। आज है 14 सितंबर और प्रतिवर्ष हम लोग 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हिंदी दिवस मनाने का इतिहास क्या है, हम लोग क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता रह गई है, इसका क्या महत्व है, क्यों मनाते हैं, नहीं मनाएंगे तो क्या होगा। इन सब बातों पर हम लोग थोड़ी सी अपनी विचार विमर्श आपस में करते हैं और हिंदी दिवस के मनाने का जो एक उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर मनाया जाता है, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो बात देखिए उस समय की है जब हम लोग गुलाम थे, हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। तो जब अंग्रेज़ भारत पर शासन किया करते थे, उससे पहले मुग़ल का शासन था। तो जो भी शासक वर्ग था वो अपने अपने अनुसार यहाँ पर जो राजकाज की भाषा थी वो चलाया करते थे, है ना। तो जब उपनिवेशिक सत्ता का जब अंत होने लगा, जब देश में अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जब कामकाज संभालने की जब नौबत आई, वर्ष 1947 का बात है, तो क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो समय था कि आखिर भारत आज़ाद हुआ तो फिर काम करेगा कैसे, क्या जब अंग्रेज़ की जो पद्धति थी उसी के अनुसार काम करेगा कि अपना कुछ इसका अलग तौर तरीका होगा। तो इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा के जो सारे सदस्य थे वो मिल बैठकर आपस में विचार विमर्श कर बहस करके वो एक सुंदर सा देश का निर्माण करने का जो सपना था उसमें वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तो बात है कि जब इस पे काफ़ी विचार विमर्श हुआ और जब राष्ट्रभाषा की जब बात आई तो उसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शन आए, बहुत सारे मतभेद उभर कर सामने आए, क्योंकि भारत जो है विविधताओं में एकता जो कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है, कहीं पर कश्मीरी, कहीं पर मगही, कहीं पे उर्दू, कहीं पर मैथिली, कहीं पे कन्नड़, ये मराठी, तो कहीं पे गुजराती, कहीं पे मलयालम, तो कहीं पे कन्नड़, कहीं पर बंगला। तो इतने ज़्यादा भाषा हैं, इतनी ज़्यादा बोलियां हैं कि सबों को एक साथ पिरोना लगता है। जैसे माला में जो एक सूत के द्वारा जो पिरोते हैं, एक धागे के द्वारा जो मोती को पिरो के एक माला बनाते हैं, जस्ट उसी लाइक का भारत था। तो आखिर इतने ज़्यादा बोलियां हैं, इतने ज़्यादा भाषा हैं और सबों को एक सूत्र में पिरोना, आखिर ये कौन सी भाषा ऐसी कर सकती है, इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ। तो चूँकि सब जगह के लोग अलग अलग हैं, सबों के बीच में अलग अलग मतभेद सब उभर कर सामने आए, सबों ने अपना विचार रखा, तो लास्ट में जाकर 2 पॉइंट पर बात अटक गई। कुछ लोग थे जो तमिलनाडु साइड के थे, दक्षिण भारत के थे, उन लोग का विचार था कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बने, जबकि जो उत्तर भारत के लोग थे जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब जो थे, ये लोग चाहते थे कि यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे, इन लोग का विचार था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए और इस पर मतभेद काफ़ी उभर कर सामने आया। यहाँ तक कि बाद में भाषा के आधार पर दंगे भी हुए देश में। मतलब समझिए कि कितना ज़्यादा स्थिति विकराल रूप धारण कर लिया था। तो जब ऐसी स्थिति हुई, जब कोई बीच का रास्ता नहीं निकला, तो संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना तत्काल अभी कोई राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाए, लेकिन राजकाज की भाषा, काम करने की भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया जाए, जो देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में जो लिखी हुई है। तो इस बात को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकार किया, स्वीकार किया और इसीलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए और हिंदी को जन जन तक फैलाने के लिए, जनमानस में इसके प्रचार प्रसार करने के लिए कि 14 सितंबर 1953 से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हिंदी दिवस मनाने का को प्रारंभ किया गया। अगर हम लोग, तो ये इसकी कहानी है। अब इसकी प्रासंगिकता की बात पर अगर हम लोग गौर करें तो कहा जाता है कि कोई भी देश कितना समृद्ध है, कितना शक्तिशाली है, उसका क्या शक्तिशाली इतिहास रहा है, उसकी क्या समृद्ध विरासत रही है, इसका पता वहाँ के साहित्य को पढ़ने से पता चलता है। इसका मतलब है कि जहाँ का साहित्य जितना ज़्यादा गौरवशाली होगा वो देश उतना ही ज़्यादा समृद्ध होता है, क्योंकि साहित्य हमेशा तत्कालीन परिवेश पर को देखकर ही लिखा जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारे अच्छे उपन्यासकार हुए, लेखक हुए, कवि हुए, आलोचक हुए, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, अनगिनत नाम है, फणीश्वर नाथ रेणु, माखनलाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर, ये क्या कहते हैं, प्रेमचंद, है ना। ऐसे कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने हिंदी को बहुत ज़्यादा समृद्ध किया। इसके अलावा बहुत अनधर्म के भी, जैसे अमीर खुसरो थे, उन लोगों का भी, रसखान है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो सबों ने मिलजुल कर क्या किया, हिंदी को समृद्ध किया। लेकिन अभी क्या है, जो वर्तमान परिवेश में हम लोग देखते हैं, तभी क्या है कि हिंदी जो हमें
क्यों पढ़ना चाहिए, अगर बताया जाए कि आपको हिंदी क्यों पढ़ना चाहिए, क्या आप अपने बच्चे को हिंदी पढ़ने के लिए बोलते हैं? आप गणित पढ़ने की शिक्षा देते हैं, विज्ञान पढ़ने के लिए कहते हैं बेटा पढ़ लो विज्ञान गणित पढ़ लो, इससे क्या होगा, मार्क्स आ जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। क्या कभी कहते हैं कि हिंदी पढ़ लो, हिंदी से ये हो जाएगा? तो हिंदी पढ़ने का क्या उद्देश्य है ये हम नहीं बताते हैं। लेकिन बात तो ये है कि अगर हम गणित पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, जो हम अपने भावनाओं का जो संप्रेषण है वो हम अपने मातृभाषा में ही कर सकते हैं, या कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो। ये जो आपका लैंग्वेज पेपर है, ये जो साहित्य है, उसी में आप कर देंगे। तो हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है, और अपनी मातृभाषा में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को उन्मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से, आराम से हम लोग रख सकते हैं, और ये कहना बहुत आसान है। तो देखिए हिंदी में क्या है, अगर आप हम लोग ये कबीरदास के दोहा को ही ले लें, रैदास के की पंक्तियों को ले, मीराबाई के उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो पंक्तियां लिखी हुई हैं उनको ले लें, तो उसमें बहुत सारे मोरल एजुकेशन दिए गए हैं, बहुत सारे नैतिक शिक्षा हैं। या हम प्रेमचंद्र का उपन्यास पढ़ें तो लगता है कि वो जो आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जो लिखा गया है, आज भी हमारे समाज में जीवंत है। तो उन सब बातों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे अंदर उच्च मानवीय गुणों का विकास होता है। हमें चाहिए जब हम पढ़ें तो जो साहित्य के द्वारा जो लेखक, कवि, आलोचक, साहित्यकार जो कहना चाह रहे हैं, जो हमारे अंदर जो मानवीय मूल्यों का विकास करना चाह रहे हैं, उसको सीखें। क्योंकि हम विज्ञान पढ़कर एटम बम बना सकते हैं, हम विज्ञान पढ़ के AK-47 बना सकते हैं, हम विज्ञान पढ़कर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, मतलब अच्छा चीज़ भी बना सकते हैं, बुरा चीज़ भी बना सकते हैं, कोरोना का वैक्सीन भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। लेकिन जो मानवीय संवेदना है, जो मानवीय मूल्य है, हम उस ज्ञान का, उस विज्ञान के ज्ञान का, उस गणित के ज्ञान का हम कैसे उपयोग करें, कहाँ पर उपयोग करें, वो मानव कल्याण के लिए कैसे उपयोगी है या अनुपयोगी है, ये सब जो हमारा जो मोरल ड्यूटी है, ये सब हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें साहित्य को पढ़ने से मिलेगा। और ये जो नैतिक दायित्व, आप कबीर का ही श्लोक, कोई भी श्लोक उठा लीजिए, देखिए कि लगता है कि जैसे विज्ञान की कसौटी पे 100% तर्क के आधार पर कसा हुआ है। और जब आप जीवन की अपने यात्रा को शुरू करेंगे, आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर देखेंगे कभी कभी ऐसा लगेगा, जो बचपन में कभी पढ़ा करते थे कबीर के दोहा को, वहाँ पे 100% सटीक बैठता है, और लगेगा कि कबीर ने, लगता है कि मेरे लिए ही इस दोहा को लिखा है। तो ये जो उच्च आदर्श हैं, ये जो नैतिक मूल्य है, ये सब का विकास हमें कहाँ से होता है? ये साहित्य को पढ़ने से होता है। इसलिए जब हम लोग साहित्य को सिर्फ अपने बोर्ड एग्ज़ाम को पास करने के लिए ही नहीं पढ़ें, बल्कि आप ये पढ़ें कि इसमें जो दर्शन दिया गया है, इसमें जो एक सीख दी गई है, उसको हम अपने जीवन में उतारें। और फिर विज्ञान, तकनीक, गणित के द्वारा जो आप टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, वहाँ पर भी ये आपको मदद करेगा। तो इस तरह से अगर दोनों विषय को समन्वित करके, दोनों को अगर हम एक साथ कोलैबोरेट करके, एक साथ उसको मिलाकर अगर पढ़ें, तब जाकर हम एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बनेंगे, और समाज के लिए ये ज्ञान बहुत ही उपयोगी होगा। वरना हम तो एटम बम बना लेंगे और जाके हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा देंगे, क्योंकि हमारे अंदर तो मानवीय मूल्यों का विकास हुआ नहीं है। तो मानवीय मूल्यों का विकास करने के लिए, हमारे अंदर जो मानवता का विकास करने के लिए साहित्य का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और साहित्य के माध्यम से आप शासक के खिलाफ आलोचना कर सकते हैं, आप किसी को भी कटु शब्द बहुत आसान से कह सकते हैं। तो हर परिस्थिति में कैसे अपनी बातों को रखेंगे, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से साहित्यों में दिखाया गया है। इसलिए हिंदी पर गर्व करें, हिंदी पर शान से बोलें। हिंदी में बात करना कोई अपमान का विषय नहीं है। अक्सर होता है कि लोग अंग्रेजी में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, गौरव की बात मानते हैं, लेकिन नहीं, आप अपने दिनचर्या में हिंदी को शामिल करें, अच्छे से बोलें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद उसके अंदर जो साहित्य में जो नैतिक मूल्य दिया गया है, जो आपको अच्छी सीख दी गई है, उसको भी अपने जीवन में आत्मसात करें और जीवन के हर एक मोड़ पर उसका उपयोग करें। देखिए आपका जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।